कल पढ़ रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हमने स्टार्ट किया था और कुछ बात हमने बताई थी कि श्रोडिंगर ने डी ब्रॉई का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेते हुए और एक वेव मैकेनिक्स जो है वो उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की एक्चुअली। और उन्होंने ऐसा माना कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उसकी टोटल एनर्जी E है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी V है और एक वेलोसिटी से वो एक 3 डायमेंशनल बॉक्स को उन्होंने कंसीडर किया और इस 3 डायमेंशनल बॉक्स में उन्होंने कहा कि वो जो पार्टिकल है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक डायरेक्शन में सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। और क्योंकि हमें मालूम है डी ब्रॉई कहते हैं कि सब इनका पार्टिकल नेचर भी होता है और इनका वेव नेचर भी होता है, तो जिसके बेस पर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांक की जो थ्योरी थी, जो उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग एक प्लांक कांस्टेंट भी इसमें एक इंक्लूड हो जाता है। और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, जो एक वेव जो चल रही है, ये जो मूव कर रहा है एक्चुअली ये इस तरह से मूव करता है इलेक्ट्रॉन, जब ये आगे देखेंगे आप तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होता है 1 डायमेंशन में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से मूवमेंट इसकी हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो वेव बन रही है इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको इन्होंने साई से रिप्रेजेंट किया, जिसको ये बोलते हैं साई वेव फंक्शन। ठीक है। और ये वेव लेंथ जो है वो आपको, ये जो लैम्बडा हमें मिल रहा है ये इसका वेवलेंथ है। और वेवलेंथ आप जानते ही हो कि क्रेस्ट और एक ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है या एक वेव का जो लेंथ होता है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है ये हमारी वेवलेंथ है। और 4 हमारा 4 है ही, और पाई की वैल्यू आपको पता होती है, और x हमें पता है कि ये जो 1 डायमेंशनल बॉक्स हमने लिया है इसका जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है ना, और x एक्सिस पर हम इसको देख रहे हैं। तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास में आती हैं। और एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन वेव मोशन के लिए जो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, वो वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आती है, डाबा स्क्वायर साई अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साई। ये इक्वेशन हमारे पास में आती है। और अगर हम डी ब्रॉय इक्वेशन, जैसे कि हम अभी कह रहे थे कि भाई श्रोडिंगर ने डी ब्रॉय का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेते हुए इस इक्वेशन को ड्राइव किया, तो डी ब्रॉय का जो इक्वेशन था वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि लैम्बडा जो होता है वो h अपॉन एम यू या एम वी वो होता है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि h अपॉन p, मतलब ये मोमेंटम है। मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है वो क्या है, मोमेंटम है। तो उसको इस तरह से देते हैं, बट हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पे क्योंकि इसमें मास इंक्लूडेड है और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है उसका मास m है। तो दैट इज वाई हम इस रिलेशन को हम यूज करते हैं। और जो ये जो लैम्बडा हमारे पास में है यहाँ पर है, इसकी जगह हम हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं h अपॉन एम यू। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन कुछ इस तरह का आता है, जो आता है डाबा स्क्वायर साई अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर हमारे पास एज इट इज हो जाएगा। और ये जो लैम्बडा स्क्वायर है इसको आप यहाँ रखेंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास में m स्क्वायर और u स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय जो साई है वो। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें इन वैल्यूज को, इस पूरी वैल्यू को अगर हम इस लेफ्ट साइड में ही लेकर के चले जाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो होगा हमारे पास में डाबा स्क्वायर साई ऑन डाबा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस में है और इसको हम इस तरफ ले रहे हैं अपोजिट साइड इक्वल्स टू के, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर साई अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू
0। ये इक्वेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। और और हमें ये देखना हो कि सब ये किस एनर्जी, इसकी एनर्जी, ये जो पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है वन डायमेंशनल बॉक्स में, इसकी एनर्जी कितनी है। ये तो हमें वेव इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना, लेकिन इसकी एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। और ये टोटल एनर्जी दो एनर्जी से मिलकर के बनी होती है। एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बोलते हैं हाफ mu²। और अगर हम इस u² को यहां से निकालें, u² की वैल्यू, तो हम पहले तो इस v को इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा E - v इक्वल्स टू हाफ mu²। और u² को लेंगे तो ये m जो है वो नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो u² है ये एक्चुअली में हो जाएगा E - v, इसको उसमें कर दीजिए, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये इस तरफ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m जो है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी u² की। और ये जो u² की वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास में इक्वेशन था, कहाँ गया ये जो इक्वेशन था, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। तो इस u² की जो वैल्यू है, ये इस u² की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं जो इस इक्वेशन 2 में u² है। तो ये जो इक्वेशन होगा वो हमारे पास में आ जाएगा क्या है ये, ∬ psi अपॉन ∬x² प्लस 4π² m² ऑन h²। और ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टू E - v अपॉन m, और ये हमारे पास में है psi, और ये है हमारे पास में 0। ये इक्वेशन कुछ हमें इस तरह का मिलेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा कुछ, ∬² psi ∬x² प्लस हो जाएगा 8π² m, यहाँ पर ये m और ये इसका स्क्वायर ये कट जाएगा, इसलिए ये केवल m रह जाएगा, और ये हो जाएगा h², और ये E - v psi इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें मिलती है, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं, दिस इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन जो हमें मिली है वो मिली है उस पार्टिकल की जो सिर्फ वन डायमेंशन में सिर्फ मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको अप्लाई कर दें तीनों डायमेंशंस में, ये कि हम ऐसा माने कि ये एक्स एक्सिस पर जब मूव कर रहा है तो ये इक्वेशन आ गई, और अगर ये वाई एक्सिस पर मूव करेगा और जेड एक्सिस पर मूव करेगा, तीनों ही इक्वेशंस डायमेंशंस में अगर ये मूव करता है, तो ये इक्वेशन में जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ये हम x के लिए जो हमने निकाला है, लेकिन हम y और z के लिए हम इसमें और ऐड कर देते हैं, बाकी का जो ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फॉर 3D बॉक्स के लिए, कि तीनों डायमेंशंस में अगर वो मूव कर रहा है वो पार्टिकल, तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास में ∬² psi अपॉन ∬x²। इसी तरह से देखो, अब ये सारी बार बार इसी इक्वेशन को आप यहां लिख दोगे, इस पूरी, जैसे मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं, h², ये आपका E - v psi प्लस, अब आप लिख दो यहाँ पे ∬² psi
वाई स्क्वायर प्लस वही 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई प्लस फिर आप लिख दो जेड एक्सिस के लिए तो डाबा स्क्वायर साई डाबा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ये इक्वेशन आपने लिख दिया और इक्वल्स टू 0 है, नो डाउट। ये 0। अब इस इक्वेशन में आप देखो कि ये जो वैल्यू है ये सभी में कॉमन है ना, तो ये सभी में कॉमन है तो आप इसको बाहर ले लो। ये आपने बाहर ले लिया, ये हो गया आपका 8 पाई स्क्वायर एम ऑन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, और अब क्या बचा, सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका डाबा स्क्वायर साई डाबा एक्स स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर साई अपॉन डाबा वाई स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर साई अपॉन डाबा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये आपका इक्वेशन आ जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, complete Schrodinger wave equation for any particle which is moving in 3 dimensions। ठीक है ना। और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम इस इक्वेशन को देखें, जो हम अभी इससे पहले भी देख रहे थे कि हम हाइड्रोजन एटम पर इसको हम अप्लाई करें और हम कह रहे हैं कि साहब हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज अगर E है माइनस E एक्चुअली, ठीक है ना, और वो उस प्रोटॉन के चारों तरफ अगर रिवॉल्व हो रहा है या चक्कर लगा रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, वो होगी E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन R। और ये माइनस E स्क्वायर अपॉन R को अगर आप इस इक्वेशन में ये जो V है हमारे पास में यहां अगर आप पुट कर दें तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाता है, ये वो इक्वेशन जो है वो हो जाएगा आपका 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस, और ये आपके पास माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और ये साई, और ये हमारे पास में सेम एज इट इज रहेगा डाबा एक्स स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर साई डाबा वाई स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर साई अपॉन डाबा जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को तो ये जो E की वैल्यू है, ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी जो हमारे पास में आती है वो आती है कुछ इस तरह से, ये वैल्यू आएगी माइनस में 2 पाई स्क्वायर E रेज टू द पावर 4 m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमने जो एनर्जी निकाली थी लास्ट जब हमने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा था, तो वो जो एनर्जी हमने निकाली थी वो एनर्जी कुछ यही आ रही थी, और वो डिपेंड किस पर कर रही थी, वो डिपेंड कर रही थी, हमें पता है देखो 2 कांस्टेंट रहेगा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ई जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, उसका मास कांस्टेंट रहेगा, और प्लैंक जो कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू यहाँ डिपेंड कर रही है वो किस पर कर रही है, n की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। और इसी वजह से हम कहते हैं, या बोर ने कहा था कि प्लैंक की थ्योरी को उसने अडॉप्ट किया था, और वहां उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं जिनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। तो जो बात बोर ने अपने मॉडल में कही थी
वही श्रोडिंगर ने जब अपना वेव इक्वेशन वेव मैकेनिक्स के थ्रू निकाला और वहां पर जब एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो वैल्यू सेम वही आई जो वैल्यू बोर ने दी थी। तो ये कंफर्म था कि जो बोर ने अपना मॉडल दिया था वो बिल्कुल आइडेंटिकल मॉडल था जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें आया, जो ज्यादा सटीक था या ज्यादा एक्यूरेट था। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो भी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हैं, और बोर ने अपनी जो चीज कही थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही आई जो श्रोडिंगर ने बाद में, काफी बाद में यहां पर निकाली थी। अगर हम इस साई की वैल्यू को देखें, जो यहाँ ये जो साई आ रहा है बार बार, तो साई क्या है? साई मैंने आपको यहां बताया भी था कि साई जो है वो एम्पलीट्यूड है। जो वेव यहाँ मूव कर रही है या इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव मोशन में मूव कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड दे रहा है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन इस साई से हमें नहीं मिलती। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि साई जो है वो साई क्या है और साई को रखने का फायदा क्या है, साई का इंपॉर्टेंस क्या है, या इसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप यहाँ बता सकते हो कि साई जो है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई अपने आप में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ उस वेव से एम्पलीट्यूड है जिस वेव के थ्रू वो मोशन में है वो पर्टिकुलर पार्टिकल। लेकिन अगर आप इस साई का स्क्वायर लो, वो जो साई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये जो साई स्क्वायर अगर आता है आपके पास, ये साई स्क्वायर जो है वो एक आपको प्रोबेबिलिटी देता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पूरे रीजन में कहां पर सबसे ज्यादा मिल सकता है, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो जगह या वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो हम इस साई स्क्वायर से निकाल सकते हैं या निकालते हैं, या ये साई स्क्वायर वही हमें बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां सबसे ज्यादा आपको मिल सकता है। The probability of finding any electron around the nucleus, the maximum probability, और उसी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी को आप क्या बोलते हो? एटॉमिक ऑर्बिटल। और वो कई शेप के हो सकते हैं, वो एस शेप का हो सकता है, वो पी शेप का हो सकता है, डी शेप का हो सकता है, एफ शेप का हो सकता है। और हमने अभी लास्ट कहा भी था कि दो चीजों से मिलकर के बना होता है एक्चुअली ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं। अभी क्योंकि देखो बीएससी में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी ऐसा सिलेबस में है नहीं और ना ही एमएससी में है, ठीक है। तो फर्दर आप कहीं रिसर्च करते हैं तो वहां पर इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैथमेटिक्स वाले ज्यादा समझते हैं। मैं तो बायो ग्रुप का हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम एक्चुअली सॉल्व करते हैं तो वो दो पार्ट में उसको एक्चुअली हम या ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है, कहाँ गया ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है, ये एक्चुअली तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। ये जो तीन कार्टेशियन जो एक्सिस हैं, जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इन तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो रेडियल और एंगुलर दो तरह के उसमें ये मूव करता है कि हमने एक्स को किया तो वो आर एक कंपोनेंट है उसमें कन्वर्ट हम उसको कर लेते हैं, और उसके बाद में एक्स और सॉरी वाई और जेड को करते हैं तो वो एक थीटा कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, एक फाई कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। फिर जब उनको हम सॉल्व करते हैं तो पता लगता है कि वो जो तीन कंपोनेंट है उसमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जो रेडियल पार्ट को बता रहा है और दो पार्ट ऐसे हैं जो उसके एंगुलर पार्ट को बता रहे हैं। अब रेडियल और एंगुलर हुआ क्या कि उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हो कि ये इक्वेशन एक्चुअली क्या कह रहा है। इन इस मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और यहां मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, इस तरह से आती है। ये एक्स एक्सिस पर है। सोचो अगर वाई एक्सिस पर भी हमें निकालना होता तो वाई एक्सिस पर का कुछ हम इस तरीके से इस इक्वेशन को निकालते।
अगर हमें z एक्सिस पर निकालना होता तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की निकलती। और ये सभी दिशाओं में अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ग्राफ प्लॉट करो किसमें, जो प्रोबेबिलिटी कर्व है हमारा वो, और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसमें, या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है उसमें, जब हम इसको हर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको कुछ एक स्फेरिकली इस तरह का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी वो कहां पर आएगी, वो प्रोबेबिलिटी आएगी कुछ इस तरीके की, एक स्फेरिकल शेप आपको मिलेगा। आप करके देखो, किसी एक पर्टिकुलर क्यूब को ले लो, एक अपने रूम को ले लो और हर जगह से इस तरह के ग्राफ प्लॉट करो। तो हर जगह से जब आप इस तरह के ग्राफ्स प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की ये वेव दिखाई देगी। और आप देखोगे कि बीच का पार्ट एक ऐसा होगा उस कमरे का, मान लीजिए कि ये आपके पास में क्यूब था, और इसमें ये जो बीच का पार्ट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। तो ये डेंस पार्ट आएगा। ये डेंस पार्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो पीक आ रही है, ये जो मैक्सिमा आ रहा है, ये जो वेव फंक्शन आ रहा है, ये पीक हर जगह यहां पर, तो एक स्फेरिकल शेप हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो आप बोलते हो कि साहब जो पहला ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको आप 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो s ऑर्बिटल वहां पे प्रेजेंट होता है। और जब आप सेकंड उसमें जाते हो, थोड़ा सा और आगे चलते हो, तो यही जो कर्व है, जो ये न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस में हमने कहा कि ये कर्व है, उसके बाद सेकंड एस के लिए जब हम लिखेंगे तो रेडियल कर्व कुछ इस तरह का आता है। और एंगुलर, इसको चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको यहां दिखेगा कि एक बेल्ट तो यहां पर आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और दूसरा बेल्ट यहां पर सबसे ज्यादा आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिल रहा है, 1s वाला। और ये जो दूसरा वाला जो है वो है 2s वाला। ऐसे ही फिर 3s वाला, 3p वाला, और यहां पर 2 में ही s भी है और p भी है। तो p के लिए जब आप निकालते हो तो p के लिए जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके का ही आता है, सिंगल कर्व आता है। जो कर्व हमें 1s के लिए मिला था वही कर्व हमें 2p के लिए मिलता है। लेकिन क्योंकि यहां पर एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं कि वो y एक्सिस के अलोंग है, p एक्सिस के अलोंग है, वो z एक्सिस के अलोंग है, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है। तो जो एंगुलर पार्ट है वो हमेशा और हमेशा क्या देगा, एक स्फेरिकल शेप देगा, क्योंकि हम उसको तीनों डायरेक्शंस में देखेंगे तो एक स्फेरिकल पार्ट तो आएगा ही आएगा। और जो एंगुलर पार्ट होगा वो एंगुलर पार्ट ये डिसाइड करेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। तो एस के लिए तो वो डायरेक्शन क्या होती है, वो एस के लिए एक्चुअली वो एंगुलर पार्ट होता ही नहीं है। एस के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट जो है वो सिर्फ होता है, इसलिए उसका शेप सिर्फ कैसा आएगा, स्फेरिकल। लेकिन अगर आप पी के लिए देखेंगे तो वो रेडियल भी आएगा और एंगुलर भी आएगा। तो रेडियल से तो निकलेगा हमें ये स्फेरिकल, और एंगुलर से जब हम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का प्लॉट आता है। तो कुछ इस तरीके का शेप हमें दिखता है जो डम्बल शेप्ड है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो कुछ इस तरीके का शेप हमें देखने को मिलता है। ये शेप हमें देखने को मिलता है। ये p एक्सिस, ये p ऑर्बिटल है। ये इसका कौन सा पार्ट है, रेडियल पार्ट है जो सर्कुलर उसमें है। ठीक है, ऐसे ही ये एक पर्टिकुलर एक्सिस पर हो सकता है, ऐसे ही किसी दूसरे एक्सिस पर हो जाएगा तो वो px की जगह py हो जाएगा, देन pz हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वेव फंक्शन है साई उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं है, और जो साई स्क्वायर है वो एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, जो उसकी मैक्सिमम जगह है। और कल भी हमने बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक फिक्स जगह पर नहीं हो सकता या एक फिक्स रीजन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल का जो केस हम ले रहे हैं ये भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है, और जो 5 to 10% है वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। ये जो 1s का इलेक्ट्रॉन है ये यहां भी मिल सकता है, ये 1s का इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है,
ये 1s का इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, बट वो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 90 to 95% जहां पर होगी उसको हमने उस ऑर्बिटल का नाम दिया है कि वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर ने अपना एक वेव इक्वेशन दिया और वहां पर इंटरप्रेट करने की कोशिश की, और ये जो कुछ बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं ये बातें आप तब पढ़ोगे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे। उस क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी, और हमारे यहाँ भी क्वांटम मैकेनिक्स केमिस्ट्री में भी है, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में, जब हम फाइनल ईयर में होंगे, और उस समय हम देखेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से जो है ये उसको हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ पर वहां पे जाकर के, और एक हर एक जो कंपोनेंट है उस पर एक क्या कह सकते हैं एक डिटेल्ड जो हमारे लेक्चर्स होंगे वहां हम इन सब चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ आप इतना सा याद रखो कि ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो तीनों जो क्या कह सकते हैं जो एक्सेसेस हैं उनके लिए हमें ये मिलता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल है एटम का, अगर आपको वो बनाना हो तो वेव मैकेनिकल मॉडल कुछ इस तरीके का आपको बनता है, जो मैं आपको बार बार बना के दिखा रहा हूं। एक बार वापस बता देता हूं कि जो वेव है ये जो न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सबसे यहाँ जो नजदीक वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जो इससे जैसे जैसे हम थोड़ा सा दूर की तरफ जाएंगे वहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है वहां पर वो एक आपको डेंस क्लाउड जो है वो आपको मिलता है। तो कोई आपसे अगर वेव मैकेनिकल मॉडल पूछता है तो कुछ इस तरीके का वेव मैकेनिकल मॉडल आप बना करके दिखाओगे, और यहाँ पर भी एक दो डॉट लगा दोगे कि भाई यहाँ इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब कम थोड़ी बहुत होती है, और जो इससे दूर रीजन जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये आपका 1s ही है, लेकिन ये जो डेंस रीजन दिख रहा है ये रीजन वो है जो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल है फॉर हाइड्रोजन एटम, इट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कि सब आप कैसे बताओगे, आप दो चीजें आपको देखने को मिल गई कि साहब ऑर्बिट एक तो होता है और एक होता है ऑर्बिटल। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे कि कौन सा ऑर्बिट है कौन सा ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर, वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल को अगर आप बोलोगे तो वो एक 3 डायमेंशनल एक जगह है उस पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% या मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप ऑर्बिट को देखें तो ऑर्बिट जो है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हो एक प्लेनर मोशन। ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ आपने एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ बना दिया, ये आपका ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑर्बिटल बताना है तो ऑर्बिटल आपको इस तरह से बताना है, ये जो क्लाउड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वहां उस तरीके से, क्योंकि ये 3D एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कहाँ चारों तरफ कहाँ मिल सकता है। और ऑर्बिट जो है वो एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एक उसके सर्टेन ऑर्बिट को बताता है, एक उस पाथ को बताता है कि साहब ये इस जगह चक्कर लगा रहा है। और ऑर्बिट की बात अगर हम करें तो वो बिल्कुल भी वेव करेक्टर को कंसिडर नहीं करता है, वो बिल्कुल भी वेव करेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो वेव करेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं है। जबकि अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो वो बिल्कुल वेव करेक्टर के अकॉर्डिंग है, और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर इसकी डिपिक्शन करते हैं या उसको शो करते हैं। और ये कह सकते हो कि साहब ये ऑर्बिट जो है वो डिस्क लाइक एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो होता है। जबकि अगर आप शेप को ऑर्बिटल की दिखाना चाहें तो ऑर्बिटल की शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि वो कैसी हो सकती है, वो स्फेरिकल हो सकती है, वो डंबल शेप्ड हो सकती है, वो डबल डंबल शेप्ड हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है ना। तो वो उनकी एक
डिफरेंट शेप्स हैं, जबकि ऑर्बिट्स जो होती हैं उनकी शेप क्या होती है, वो सर्कुलर डिस्क टाइप भी बताओगे, वन इसको बताओगे तो भी, दूसरा ऑर्बिट बताओगे तो ऐसे, तीसरा ऑर्बिट बताओगे तो ऐसे, जबकि एस और पी, डी, एफ, जी, एच, आई, इन ऑर्बिटल्स को बताओगे तो उनकी एक अलग शेप होगी। जो ऑर्बिट्स होते हैं उनका एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं होता है इनमें, जबकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, एस को छोड़ करके। एस का कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट बाकी के जितने भी हैं उन सबका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है। हमें पता है पी एक्स कब बोलेंगे, जब वो जो डंबल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तभी हम उसको पी एक्स बोल सकते हैं। अगर वो वाई के एक्सिस के अलोंग हो गया तो वो पी जेड, पी वाई कहलाएगा, और जेड एक्सिस के अलोंग हुआ तो वो पी जेड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, बट ऑर्बिटल्स में होते हैं। इसी तरह से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो अगर आप निकालना चाहते हो तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है 2n²। आप यहां पर n की वैल्यू को 1, 2, 3, 4 कितनी भी देख लो कि कौन से वाले ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर देखना चाहते हो, और वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऑर्बिटल की बात करते हो तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो हमेशा 2 होते हैं। उसमें एक ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये ऑर्बिट है जिसको आप इस तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हो, और यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें ज्यादा और नहीं आ सकते। या तो एक खाली हो सकता है, या एक हो सकता है, या मैक्सिमम इसमें 2 हो सकते हैं। लेकिन ऑर्बिट जो है उसके लिए हम 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं या शो करते हैं, या उससे हम उसको देते हैं। ओके, इन सभी चीजों को देखते हुए, चाहे वो एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हों रदरफोर्ड के थ्रू, या बोर मॉडल के थ्रू, या फिर उनको एक्सटेंशन थ्योरी मिली हो सोमरफील्ड के थ्रू, और फिर बाद में हाइजेनबर्ग ने और श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन के थ्रू बताया, और डी ब्रॉय ने वेव इक्वेशन और पार्टिकल इक्वेशन दोनों ही कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को, जो एटम था उसको बताने की कोशिश की। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, या और जो प्लांक की कांस्टेंट, ये प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज देखने को मिली क्या, कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। इस फॉर्मूले से भी हमें पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो कैसी है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, वो फिक्स है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो किसी भी एलिमेंट के लिए हम देखें, चाहे हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो भी, और अगर हम कार्बन के लिए देखेंगे तो भी, आयरन के लिए देखेंगे तो भी, n की वैल्यू के साथ साथ वो चेंज होता है। बाकी हमेशा क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर आप आयरन का 1s लोगे उसके लिए भी वही एनर्जी रहेगी, और अगर आप हाइड्रोजन का 1s लेते हो उसके लिए भी सेम रहेगी। तो एनर्जीज आर डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड। तो इनसे हमें कुछ क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, और वो जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं जिससे हम किसी भी एटम में उस इलेक्ट्रॉन की कोई भी पोजीशन, या कह सकते हैं लोकेशन, उसकी एनर्जी, वो कितने टाइप के ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई रखता है, उनकी शेप कैसी है, उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसा है, ओरिएंटेशन कहता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन क्वांटम नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड रहती है, या उन हम क्वांटम नंबर से हम उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से अगर मैं कहूं कि साहब मैं कहाँ रहता हूं, तो मैं अपना मेरा एक एड्रेस है, तो अगर आपके पास में उस व्यक्ति का एड्रेस हो तो आपको इसकी एक फिक्स लोकेशन पता चल जाती है कि देखो वो वहां आप जाओगे तो उस शहर में वो रहता है, वहां से आप जाओगे उस कॉलोनी में वो रहता है, उस कॉलोनी की उस फला गली में रहता है, उस फला गली में भी उसका तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का वो मकान है, और उस मकान में भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, उसका एक रूम होता है जिसमें वो आपको मिलेगा कि साहब यहाँ मिलने की इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसको भी आप ये नहीं कह सकते हमेशा इसी रूम में बैठा रहेगा, क्योंकि वो उसका घर है, वो उस घर में कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां होती है जहां पर वो अपना सबसे ज्यादा समय गुजारता है या बिताता है।
तो ये जो क्वांटम नंबर है ये एक पोस्टल एड्रेस की तरह ही है किसी इलेक्ट्रॉन के, जो उसकी फिक्स एनर्जी, फिक्स एंगुलर मोमेंटम, फिक्स लोकेशन, फिक्स एनर्जी, फिक्स उसका जो शेप है, ओरिएंटेशन है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको देता है। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमें ये 3 अलग अलग तरीके के नंबर्स एक्चुअली मिलते हैं जिनको हमने क्वांटम नंबर्स बोला। और क्वांटम नंबर आपने पढ़े भी हैं कि 3 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, और चौथे तरह का जो क्वांटम नंबर होता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता, ना मिलता, वो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, जो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसकी स्पिन के अकॉर्डिंग हम वहां पर देखते हैं कि साहब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका स्पिन है। उसके बेस पर हमने एक चौथा क्वांटम नंबर और दे रखा है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स, हालांकि आप इन क्वांटम नंबर्स को देखो पहले पढ़ चुके हो, हालांकि ये चैप्टर ही आप पहले पढ़ चुके हो, बट फिर भी कुछ बातें हैं जो हो सकता है आपको तब नहीं समझ में आई हो, या तब आपने ध्यान नहीं दिया हो, या कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नहीं बताई गई हो, मे बी, और हो सकता है सब बताई गई हो और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो थोड़ा कम बता रहा हूँ, पहले आपने ज्यादा समझा हुआ है, बट फिर भी सिलेबस में है तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें जो भी मुझे मालूम है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो क्वांटम नंबर्स को अगर हम देखें तो चारों क्वांटम नंबर्स की हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी कि वो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो पहला जो क्वांटम नंबर है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये वो क्वांटम नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम नंबर को क्यूएन लिख करके छोड़ रहा हूं, और इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए हमने कुछ जो लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स में इसको डिनोट करने के लिए हमने डेजिग्नेट किया हुआ है एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग, की एन की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के और आगे इंफिनिटी तक मूव करती है। ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। और इनके लिए हमने कुछ लेटर्स फिक्स किए हुए हैं कि 1 के लिए हमने लेटर फिक्स किया है के, एल, एम, एन, एंड सो ऑन। आगे हम आगे जा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस हम इसको बोल सकते हैं कि सब ये के है, ये एल है, या एम है, या एन है। और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, मेन लाइंस जो है स्पेक्ट्रम की, जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम देखा है, जब हम किसी भी हर सब्सटेंस का एक लाइन स्पेक्ट्रम आता है, हर सब्सटेंस मतलब सॉरी एलिमेंट जो है उसका एक लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो जो मेन लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं या लाइंस होती हैं, वो कुछ लाइंस के कॉम्बिनेशन उसमें मिलते हैं। तो ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसकी जो मेन लाइन है वो ये जो एन है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से देखने को मिलती है, जो इसका एक एवरेज डिस्टेंस बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर है। या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आप यहाँ पे बताते हो इसके चारों तरफ, कि साहब सबसे ज्यादा डेंस इलाका कहाँ पर है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये एक एवरेज डिस्टेंस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है। अब देखो वो यहाँ पे भी मिल सकता है, तो वो यहाँ पे भी मिल सकता है। अब डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गई, यहाँ की डिस्टेंस कुछ और आएगी और यहाँ की डिस्टेंस कुछ और आएगी, लेकिन हम बोल रहे हैं एवरेज डिस्टेंस बताता है। और जो एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन की उस शेल में, उसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास में वैल्यू है ई के लिए। और अगर हम nth जो ऑर्बिट है उसके लिए हम निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो 1312 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ n की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, आपकी इस एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी, और आप जाहिर सी बात है आपको ये दिखती भी जाएगी कि ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसीलिए आप बोलते हो कि शुरू की जो एनर्जी लेवल होता है, जब आप E1 पर बात करते हो, यहाँ E2 पर बात करते हो, जब E3 पे बात करते हो या E4 पे बात करते हो, तो ये डिफरेंस आप देखो कम हो रहा है। और बाद में एक समय ऐसा आता है जब ये बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल वहीं पर। तो इसीलिए शुरू में हम बोलते हैं कि जो यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, और जैसे जैसे हम इसके दूर जाते जाते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं, वहां पर ये स्पेक्ट्रम कैसा होता जाता है, वहां पर ये स्पेक्ट्रम जो है वो
कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्टिन्यूएशन जो है वो यहाँ वहां पर आ जाती है, कॉन्टिन्यूएशन। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ प्रेजेंट है तो वो भी हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं, जो अभी मैंने ऊपर भी बताया कि 2n² जो है वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देता है। तो ऐसे करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एक दूसरा क्वांटम नंबर होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको कई बार हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, और सोमरफेल्ड ने भी इसको रिप्रेजेंट किया था किससे, k से। ठीक है, जो उसके एंगुलर पार्ट को एक्चुअली बताता है, जो ये बताता है कि उस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं। जो मेन एनर्जी लेवल है वो कई सारी लाइनों से मिलकर के बना हुआ है। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये इसकी मेन एनर्जी लाइन एक आ रही है, ये एक एनर्जी लाइन, ये जो एक लाइन है, ये कई सारी लाइंस जो हैं उनसे मिलकर के बनी हुई है, कई सारी लाइंस। और वो किस वजह से है, वो इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वजह से है, क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब ये एक इलिप्टिकल उसमें है, तो यहाँ पे भी इसकी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इन सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट है। और वो इतनी पास में है कि वो जब हम उसे दूर से देखते हैं या नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो वो एक सिंगल लाइन दिखाई देती है, लेकिन जब उसको हम हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो हमें वो कई सारी लाइंस में डिवाइडेड होकर दिखाई देती है। तो वो वही जो अलग अलग ये लाइंस आपको देखने को मिल रही है, वो सब शेल